हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज 9 एंड 10 पर आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सोशल साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग का सोशल साइंस में सिलेबस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में हम आप लोग को बताए थे कि सारा चैप्टर जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से होगा। और सबसे पहले हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा सब्जेक्टिव, उसके बाद अति लघु प्रश्न आएगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे। और आज का जो सेशन होगा हमारा वो हिस्ट्री पर होगा, ठीक है। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में। और उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। एग्जाम में 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। अगर आप लोग इसका सिलेबस नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइए और सोशल साइंस का टोटल सिलेबस किस तरह से कितना नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर, ठीक है, अगर इसी तरह से बने रहें और सोशल साइंस के टोटल टॉपिक पर जो है हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो चैनल है, ठीक है, ये जो 9 और 10 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे आज का सेशन शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आज का, ठीक है। चलिए इसका शुरुआत करते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आज का सेशन का शुरुआत करेंगे और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो आज हम आप लोगों के लिए बिल्कुल टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि चैप्टर 1 से होगा। और यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारे साथ इसी तरह से अंत तक बने रहें। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन जो आज का हमारा है, ठीक है, वो है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को कुछ टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नीचे लाइव चैट दिख रहा होगा, उसमें बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, बताइए इसका आंसर जो है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे अगर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। इटली तथा जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को पता है कि टोटल जो है 7 महादेश है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया है, ठीक है। और क्वेश्चन था हमारा इटली और जर्मनी, ठीक है, ये जो दो देश हैं, इटली और जर्मनी, ये दो देश जो है वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है आज का क्वेश्चन। चलिए आगे सेकेंड टॉपिक पर बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोग का। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप महादेश, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने कुछ इस तरह से। दूसरा प्रश्न है, चलिए दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा
की गई। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए अब अच्छे से दिख रहा होगा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ठीक है, फ्रांस में जो है किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आप लोग के लिए 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना जो है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतिहास का ये पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है मेजनी का संबंध। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कि मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जिन लोग को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही है तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कार्बोनरी से संबंध था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी का संबंध से है। ठीक है, ये हिस्ट्री का है पहला लेसन। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। अगला चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोग का। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ अंत तक और डेली प्रैक्टिस सेट करें तो आप लोग का जो स्कोर है आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है आप लोग के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखे। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे तरीके से। बताइएगा कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इसका कहने का मतलब है कि इटली जर्मनी का जब एकीकरण किया जा रहा था तो इसके अगेंस्ट कौन था, इसका विरोधी जो था वो कौन सा देश था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में यानी कि पहले पूछा जा चुका है, तो आप लोग के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चाहे आंसर गलत ही क्यों ना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। और अंत में हमें बताइएगा कि आप लोग जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। कम हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, पहली क्लास है आप लोग की और बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोग का। ठीक है, चलिए तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के अगेंस्ट कौन था, दूसरा इसका विरोधी जो था वो क्या था, ऑस्ट्रिया था। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए अब दिख रहा होगा, काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर उसे नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो था वो किस पद को उसको मतलब कौन सा पद दिया था काउंट काबूर को।
तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए, काफ़ी बच्चे का जवाब आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है। चलिए, ये जो क्लास है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बताया जाएगा कि इसका आंसर जो है कि विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। चलिए, हाँ, ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हो चुका है, टोटल टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से अंत तक बने रहें। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, छठा क्वेश्चन। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप लोग एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे सेशन के सभी सेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए और ठीक है बिल्कुल टाइम से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया, 2012 में, 2014 में। ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी जो है वो पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, आप लोग के सामने कुछ 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। ठीक है, गैरीवाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये आंसर होगा इसका। ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए, छठा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, आप लोग को टाइम दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? और ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया, 2014 के शिफ्ट में पूछा गया था, 2016 के सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। चलिए, आप लोग के लिए कुछ टाइम दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर किन्हीं को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है आप लोग का। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट इज द करेक्ट आंसर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण, देखिए अगर ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह का सेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव का पहला लेक्चर है। ठीक है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का। अब इसका क्या लाएंगे? अति लघु प्रश्न पर बात करेंगे, दीर्घ उत्तर, ये सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल, जो लोग 9-10 के बच्चे हैं वो एक बार जुड़ जाइए हमारे चैनल में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है और आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। ये रहा आप लोग के सामने आज का क्वेश्चन। ठीक है, जालवेरीन कैसी संस्था थी? बताइएगा कि जालवेरीन जो है वो किस तरह की संस्था थी। ऑप्शन भी बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, अगर किन्हीं को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, क्रांतिकारियों की संस्था थी या व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है,
या विद्वानों की संस्था थी, या ऑप्शन नंबर डी है पादरी एवं सामंतों की संस्था थी। ठीक है, संस्था मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, तो जालवेरिन किस तरह का संस्था था, जालवेरिन कैसी संस्था थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जालवेरिन जो था एक व्यापारियों का संस्था था। कैसा था, व्यापारियों की एक संस्था है जालवेरिन। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही, अगर ये सेशन आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें जो है 20 क्वेश्चन करवाएंगे। 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही जाता है और कितना गलत जाता है, उसके अनुसार आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा कि आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन में कितना आप लोग अटेंड कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जालवेरिन जो था एक व्यापारियों का संस्था था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। इसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन समझ में ना आया है, देखिए इसका जो ऑप्शन है ये अगले है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन अगले पेज में चला गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोग को दिखाया जाएगा, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। चलिए अब ऑप्शन ले लेते हैं इसका, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन है आप लोग के सामने, देखिए। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर ने, या ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, और ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। तो बताइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर, आप लोग के लिए टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइएगा। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिस्मार्क हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस तरह का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को एक बार, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा होगा आप लोग को कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन बता देते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1866 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1866, ऑप्शन नंबर डी है 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो 1871। ऑप्शन नंबर ए है 1864, बी है 1866, ऑप्शन नंबर सी है 1870, और ऑप्शन नंबर डी है 1871। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, चलिए आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका जो आंसर है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए
तो अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1871 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, सारा लेक्चर आप लोग को जब लॉन्ग क्वेश्चन पर पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल आप लोग के आ रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। चलिए 11वें प्रश्न पर बढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, कॉपीराइट नहीं करना है, एक दूसरे का देख करके नहीं लिखना है, खुद से जवाब दीजिए, चाहे गलत हो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ देते हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान है, ठीक है, वो प्रेरणा स्रोत रहा है? कौन सा देश? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जर्मनी, वो देश यूनान होगा या तुर्की होगा, या ऑप्शन नंबर डी है कि इंग्लैंड होगा। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर। चलिए बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यूनान। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए यूनान जो देश है वो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का एक प्रेरणा स्रोत रहा देश। मतलब वो जो देश है बहुत ही ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत मतलब डेवलपमेंट कंट्री था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला हमारा। देखिए, दिख रहा है? इसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को आपने सही बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की जो क्रांति है वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1821 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1822 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1823 ईस्वी में। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, और 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, ये 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि नेपल्स की क्रांति जो है वो कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1821 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1821 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 ईस्वी में। 1821 में क्या हुआ था, नेपल्स की क्रांति हुई थी। ठीक है, किस लिए हुआ था, किसके द्वारा किया गया, सब कुछ बताएंगे आपको। जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि चर्चिस्ट, ठीक है, चार्टिस्ट जो आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बता देते हैं, अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो। ऑप्शन नंबर ए है कि फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रिया में हुआ था, या ऑप्शन नंबर सी है हंगरी में हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड में हुआ था। बताइएगा कि चार्टिस्ट जो आंदोलन है वो कहाँ हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है।
बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जवाब है। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बताइएगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसी तरह का अगर वीडियो, इसी तरह का अगर क्लास आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे साथ एक बार जुड़ जाइए, और ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए, चलिए टाइम टू टाइम लेके आएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को जवाब दीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया, ठीक है। यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, वो कब किया गया। ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1836 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1842 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1830 ईस्वी में। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, कब जो है यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है ना, मतलब बिल्कुल फ्री, है ना, फ्रीडम जो है यूनान को एक आज़ादी कब मिला, इस तरह से इसको कह सकते हैं। बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1832 ईस्वी में। बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब है, 1832 ईस्वी में, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, तो 1832 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बोनरी संगठन वर्ष किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी जो है संगठन है ना, वो इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। बताइएगा कार्बोनरी संगठन का जो स्थापना है वो किस वर्ष किया गया। कार्बोनरी जो संगठन है इसका स्थापना कब हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1832, ऑप्शन नंबर बी है 1815 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा 1810 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1831 ईस्वी में। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बोनरी संगठन का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष किया गया, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही है तो बिल्कुल सही है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, कार्बोनरी संगठन का स्थापना 1810 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ठीक है, कि एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी। क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए, एड्रियानो पुल की संधि जो है वो कब हुई थी। चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि एड्रियानो पुल की संधि किस वर्ष किया गया, कौन जो ये जो संधि हुआ था एड्रियानो पुल, ये किस वर्ष किया गया।
ऑप्शन ए है हमारा 1828 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 1829 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी है 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एड्रियानो पुल की संधि कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर काफ़ी बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा कि एड्रियानो पुल की जो संधि है वो कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए, दिख रहा होगा। एड्रियानो पुल का संधि जो है वो कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। ये है कि किसके किसके बीच में हुआ था, बताइएगा। एड्रियानो पुल की जो संधि है वो किसके किसके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है तुर्की और रूस के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन ए नंबर ए है तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है यूनान और पोलैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है तुर्की और हंगरी के बीच हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी है कि हंगरी और पोलैंड के बीच हुआ था। बताइए कि चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि दो देशों के बीच हो गई थी, ठीक है। बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर बताइएगा, एड्रियानो पुल की संधि किसके किसके बीच हुआ था। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानो पुल की संधि हुआ था। और पूछेगा कब हुआ था, तो कब हुआ था ये संधि। ये जो संधि हुआ था ये हुआ था 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब है। और 17 प्रश्न हो चुका है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको, ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आप लोग को। क्वेश्चन है कि सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। बताइएगा कि सेडोन का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है परसा और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन नंबर ए है परसा और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और परसा के बीच, ठीक है, फ्रांस और परसा के बीच। और ऑप्शन नंबर डी है परसा और रूस के बीच। तो बताइए कि सेडोन का जो युद्ध है वो किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। सेडोन का युद्ध जो है वो किन दो देशों के बीच लड़ा गया। तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है आप लोग का कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेडोन का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया, तो फ्रांस और परसा के बीच लड़ा गया था सेडोन का युद्ध, याद रखिएगा। अपने आप में ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। सेडोन का युद्ध जो है किन दो देशों के बीच लड़ा गया, ये लड़ा गया था फ्रांस और परसा के बीच, ठीक है। चलिए, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सेकंड रुक जाइएगा, इरेज करना है इसको। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, लास्ट में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताया जाएगा इस चैनल के थ्रू कि आप लोग का जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से शेड्यूल बनेगा और किस तरह से तैयारी होगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अंत में जब क्वेश्चन हो जाएगा तो आप लोग को इसका सारा नियम बताया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो वो न्यूज़ बता देते हैं आप लोग को, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अगला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो न्यूज़ क्या है कि आप लोग को जो है बिल्कुल, जो बच्चे हमारे द्वारा अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, ड्रीम क्लासेस के जरिए, जो 9, 10 और 12 के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है हमारे टीम के द्वारा नोट्स दिया जाता है 10 और 12 के लिए। ठीक है, इसके लिए 10th और 12 के लिए जो है नोट्स दिया जा रहा है, तो नोट्स मिलना शुरू हो गया है। तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल चैनल पर दिया गया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से उस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं, जो 12 और 10 के बच्चे हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग के लिए लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार सेशन था आज का, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये जो कितना क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन, इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका जो किस तरह से तैयारी होगा हम आपको बता सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिस पर हम लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, और ये होगा हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।